हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद वीके खंडेलवाल पर। आज का हमारा टॉपिक होगा मोशन यानी कि गति। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर गति के समीकरण और गति के नियम हैं वो सभी इसके अंदर कवर कराए जाएंगे। उसी के आधार पर कुछ आधारभूत इकाइयाँ होती है, जैसे त्वरण है, वेग है, एक्सेलरेशन, ये सब इसी के अंदर आएगा। तो वो भी इसके अंदर हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मोशन होता क्या है। तो दोस्तों, अगर किसी वस्तु, कोई भी मान लीजिए आप कोई वस्तु है, अगर उसके अनुसार उसकी स्थिति में अगर समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो वो गति कहलाएगा। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, वो यहाँ पर स्थित है और कुछ समय बाद वो यहाँ पर आ जाती है, तो मतलब उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन हुआ। तो ये स्थिति के अंदर परिवर्तन हुआ कुछ समय अंतराल के बीच में। तो इन बीच का जो समय अंतराल होता है, इसके बीच इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। इसे अगर आपको डेफिनेशन को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि गति किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन उस वस्तु की गति कहलाती है। तो ये तो हो गई दोस्तों मेन इसकी डेफिनेशन है। वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव। वो हर के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आता नहीं, तो उसके अंदर ये पूछा नहीं जाता। लेकिन आपको मेन इसका बता देता हूँ। गति होती क्या है कि कोई भी वस्तु है, उसकी अगर अवस्था के अंदर परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, तो वो क्या होगा? वो दोस्तों गति के अंदर कहलाएगी। जैसे मैं कोई वस्तु हूँ और मैं कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, तो ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई दोस्तों, डिस्टेंस हुई, वही मेरी गति कहलाएगी। तो मुझे लगता है आपको गति समझ में आ गया होगा। मैं तो इतना ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता गति के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। गति तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल रेखीय। सरल रेखीय गति आप किस प्रकार की? जैसे एक पाइप है कोई, उसको यूं रखा हुआ पाइप है, उसके अंदर हम गेंद छोड़ दें और वो गेंद उस पाइप के अंदर से होती हुई बाहर निकल जाती है, तो वो क्या है? वो दोस्तों एक सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार की गति जो एक बिंदु के, जैसे एक लाइन के अनुदिश यानी इसके समानांतर जो गति होती है, तो वो क्या होती है? हमारी सरल रेखीय गति होती है। उसके बाद हमारे सामने दूसरी गति आती है, वो होती है वृत्ताकार। वृत्ताकार। तो दोस्तों वृत्ताकार गति कैसी होती है? वृत्ताकार गति कैसी होती है? जैसे मैंने एक कोई रस्सी ली, उसको एक नीचे एक पत्थर बांध लिया और यूं उसे मैं 36 दिशा में घुमा रहा हूं, तो वो एक वर्ताकार पथ के रूप में घूमेगी। तो वही हमारी क्या होगी? वर्ताकार गति होगी। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों दोलन गति या दोलनी गति भी कह देते हैं इसे। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु के अगर इर्द गिर्द गति की जाती है तो वो दोलनी गति के अंदर आती है। जैसे पक्षी है, जैसे पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, ये एक लाइन है, तो वो कभी इसके इर्द, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो इसी लाइन के इर्द गिर्द वो क्या करते हैं दोस्तों? उड़ते रहते हैं। तो वो कौन सी गति आएगी? वो हमारी दोलनी गति के अंदर काउंट की जाएगी। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसे हम इरेज कर देते हैं और फिर आगे हम गति के बाद में क्या देखते हैं दोस्तों कि दूरी, चाल, दूरी और इनके बारे में पढ़ेंगे हम। कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दूरी किसे कहते हैं, और दूसरा हमारा होगा चाल किसे कहते हैं। गति को हमने देख लिया, दूरी देखेंगे और चाल देखेंगे, और एक हम इसके अंदर देखेंगे विस्थापन, और एक हम इसके अंदर क्या देखेंगे दोस्तों? त्वरण। हम इन 3 से 4 चीज़ों को समझ लेंगे, उसी के बाद हम आगे चलेंगे। और मेन हमारा टॉपिक है
वो इससे आगे चालू होगा। लेकिन अगर आपका आधार है वही, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वही क्लियर नहीं होंगे तो आगे चलकर इन सभी राशियों का ही उपयोग, हम भौतिक राशियों का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपको क्या है आगे जाकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम इन्हें यहीं पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों दो जो वस्तु है, जैसे प्रारंभिक वस्तु, ये कोई वस्तु है, ये हमने मान लिया कुछ वस्तु है और ये यहाँ से यहाँ पर गई, तो इसने यहाँ से यहाँ पर जाने में कितनी लंबाई तय करी, ये इसकी क्या हो गई लंबाई। तो जो ये लंबाई इसने तय करी ये हमारी दूरी के अंदर क्या होगी दोस्तों काउंट होगी। मतलब वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जितनी लंबाई लगी वही हमारी क्या होगी दोस्तों दूरी। तो दूरी को आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दूरी होती क्या है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चाल। तो चाल होती है दोस्तों एकांक समय में तय की गई दूरी किसी वस्तु द्वारा, वो हम उसे बोलकर बता रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा, वो लिखेंगे नहीं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है दोस्तों चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी। तो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, उस वस्तु की चाल होती है। जैसे मैं यहाँ कोई वस्तु ए है वो बी के ऊपर चली जाती है, ए स्थिति से वो कोई वस्तु बी पर चली जाती है और ये 10 मीटर की इन दोनों के बीच की दूरी है और ये क्या है कि ये 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर चल जाता है। तो इसकी जो चाल है, जो इसकी गति है, तो वो पर सेकंड कितनी हुई दोस्तों, वो पर सेकंड हुई 2 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से हम उस वस्तु की चाल निकाल सकते हैं समय के सापेक्ष में, क्योंकि एकांक समय में तय की गई दूरी। तो एकांक समय कौन सा हुआ कि किस समय के अंदर ये दूरी तय की गई है, वही एकांक समय होगा। तो मतलब ए से बी तक जाने में 10 मीटर की दूरी डिस्टेंस है, तो उसे 5 सेकंड में पूरा किया गया, तो 2 मीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या होगी चाल होगी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारे सामने आता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों, कोई वस्तु है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वही हमारा विस्थापन होगा। वो किस प्रकार से होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की मिनिमम यानी कि निम्न से निम्नतम दूरी विस्थापन कहलाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये हो गई दोस्तों, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के जो मध्य की जो मिनिमम दूरी होती है वही क्या होता है दोस्तों, हमारी क्या होता है विस्थापन कहलाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर इसे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये कोई आदमी कोई वस्तु A से चलकर यूं चलकर B पर चला जाता है। तो ये सारी तो क्या हुई दोस्तों, ये यहाँ से घूमकर यहाँ से यहाँ तक आए, ये तो हो गई इसके बीच की क्या हो गई दोस्तों दूरी। मतलब A से B के बीच की लंबाई हमने इस प्रकार से बताई थी। और अगर विस्थापन देखेंगे तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। मतलब ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई है। तो अब दूरी में तो क्या होता है, ये वस्तु कहीं से भी गई है, कौन सा रास्ता लिया है वो सभी पूरा काउंट होगा। लेकिन विस्थापन में क्या है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है वही विस्थापन होगा। तो इसके जो बीच की मिनिमम दूरी होगी वो दोस्तों ये होगी और यही हमारा विस्थापन होगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एस से क्या है इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ए और बी है, इसके बीच की जो मिनिमम दूरी हो गई ये एक सीधी लाइन में
तो ये क्या हुआ, ये वस्तु का क्या हुआ दोस्तों, विस्थापन हुआ। तो मेन विस्थापन के अंदर यही होता है दोस्तों। और विस्थापन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो परिणाम किसी भौतिक राशि है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परिणाम लेते हैं। तो परिणाम के साथ जिसके अंदर दिशा भी काउंट होती है, तो वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी हमारी सदिश राशि। कैसे, जैसे मैंने किया 10 मीटर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, तो हमने परिणाम तो ले लिया कि 10 मीटर है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी स्पीड 10 मीटर है, लेकिन वो किस दिशा में चल रही वो नहीं दे रखा, तो ये एक अदिश राशि होगी। अगर ये पूर्व में होती, जैसे पूर्व में 10 मीटर चल रही है, तो वो एक निश्चित दिशा हो गई, तो वो क्या होगा, वो सदिश होगी। तो आप समझ गए होंगे कि सदिश और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। सदिश वो होती हैं जिसके अंदर, जिस राशि के अंदर परिणाम और दिशा दोनों दिए गए हों, और अदिश वो होती हैं जिसके अंदर परिणाम तो दिया गया हो लेकिन दिशा न दिया गया हो। वो मैंने समझाई दिया, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, तो ये तो उसका परिणाम हुआ कि वो गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। लेकिन मैं उसे कहूँ कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पूर्व दिशा में कोई गाड़ी चल रही है, तो वो उसकी क्या हो गई, दिशा हो गई। तो जिसमें दिशा साथ आ जाती है वो क्या होता है दोस्तों, वो एक सदिश राशि होती है। और जिसमें दिशा साथ न दी हो वो एक अदिश राशि होती है। और विस्थापन है वो सदिश राशि है। इसे सब ट्यूशन से वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर यूं एक एरो लगा देते हैं हम सदिश राशि में, ये दिशा का बोध कराता है, इसलिए हम जो सदिश राशि होती है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो ये कारण होता है सदिश राशियों के ऊपर एरो लगाने का। जैसे एक्सेलरेशन के ऊपर भी एरो आएगा, वो अब हमारा एक्सेलरेशन ही होगा, यानी कि त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं वो हम देखेंगे, त्वरण किसे कहते हैं, इसे हिंदी में बोलेंगे एक्सेलरेशन, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, चाल को बोलेंगे स्पीड, और दूरी को बोलेंगे डिस्टेंस। अब हम त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ये होता है, इससे पहले हम क्या है दोस्तों, एक बार वेग को समझ लेते हैं। सॉरी मैंने वो लिखना यहाँ पर भूल गया, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेग को ही हम सबसे पहले हम यहाँ पर वेग को देखेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन का। वेग क्या होता है दोस्तों, सेम आप यहाँ पर जैसे विस्थापन है, जैसे चाल है, एकांक समय में तय की गई दूरी, तो यही हमारा सेम वेग इसी प्रकार से होता है। केवल इसके अंदर दिशा का और बोध हो जाता है चाल से अलावा। तो इसके अंदर क्या होगा, एकांक किसी वस्तु द्वारा, वो आप समय में देख लेना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। वेग किसे कहते हैं दोस्तों, किसी निश्चित दिशा के अंदर तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये अभी मैंने उदाहरण दिया, जैसे मैंने पूर्व में 10 मीटर चला, तो वो क्या होगा, हमारा एक वेग होगा, और वो एक सदिश राशि होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 10 मीटर तो क्या हो गया, परिणाम, और पूर्व हमारी दिशा हो गई, तो क्या है, एक सदिश राशि है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हमारा वेग होता है। और दोस्तों वेग को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, वेग एकांक समय में तय की गई दूरी को हम डी से लिख देते हैं, या फिर दूरी, और इसे हम यहाँ पर डी से लिख दिया। और एकांक समय में मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, वो समय हम लेते हैं टी से। तो क्या हुआ, वेग बरोबर, इसे हम v से डिनोट करते हैं, तो वेग बरोबर हुआ दोस्तों d/t, यानी दूरी बटे समय होता है दोस्तों वेग। तो वेग का जो हम मात्रक निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, हमें पता है दूरी को हम लिखते हैं मीटर में, और t को, टाइम को लिखते हैं हम सेकंड में। तो m/s यानी मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। सॉरी दोस्तों, आंसर नहीं, मीटर प्रति सेकंड इसका वो है, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हम दोस्तों अब यहाँ पर चलेंगे त्वरण के ऊपर। तो त्वरण के अंदर क्या होता है दोस्तों, त्वरण कहते हैं दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। उसको एक बार मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा त्वरण, यानी एक्सेलरेशन, त्वरण। तो
त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे हमारा वेग था, जो वेग हमने यहाँ पर पढ़ा है, उसी के जो वेग में परिवर्तन की तरह वही हमारा क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है। तो इसे हम कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को वेग को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कोई गाड़ी है, उसे स्टार्ट किया, वो सबसे पहले गाड़ी 0 की स्पीड के ऊपर खड़ी है, उसकी कोई भी चाल नहीं है, तो मतलब उसकी चाल कितनी हुई? 0। और यहाँ से 0 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये यहाँ पर खड़ी है, मतलब कुछ नहीं चल रहा है इस गाड़ी के अंदर, इसकी स्पीड है वो 0 है। और यहाँ पर जाने पर ये गाड़ी क्या हो जाती है? 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है वो पकड़ लेती है, और इन दोनों के बीच में टाइम लगता है वो 10 सेकंड का लगता है। तो अगर हमें इसका त्वरण निकालना है तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि उस गाड़ी के वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ दोस्तों? पहले ये 0 था, अब ये 50 हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 0 से 50। और अब वो कितने टाइम के अंदर हुआ, तो उसके दर पूछी गई। दर का मतलब होता है दोस्तों टाइम, कि कितने टाइम के अंदर ये स्पीड के अंदर चेंजमेंट आया, वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो ये 10 सेकंड में आया, तो ये 0 से ये क्या हो गया? 50। तो पहले ही इसकी जो गति थी, इसका जो वेग था, वो वेग कितना था दोस्तों? वो वेग यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो वेग था इसका 0। और यहाँ अंतिम स्थिति के अंदर क्या हो गया? ये 50। तो ये तो हो गई प्रारंभिक स्थिति, इसे हम U से डिनोट कर देते हैं। और ये हो गई अंतिम स्थिति, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। और ये इसका टाइम हो गया। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग निकाल देंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग निकाल देंगे, और T यानी जो टोटल टाइम लगा वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। यहीं से हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसे हिंदी में देखें तो वे त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, टोटल समय। या आप इसे हिंदी एक शब्द में बोले तो इसे डेल्टा, ये क्या है? वेग, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T भी आप इसे लिख सकते हो। और इसका मात्रक है वो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों? इसका मात्रक इस प्रकार से बनेगा। हमें पता है वेग का मात्रक कितना होता है दोस्तों? वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। हमने यहाँ पर देखा था कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि वेग होता है विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय। वो इसे दूरी बटे समय से अच्छा होगा कि हम इसे विस्थापन लिखें, क्योंकि इसमें विस्थापन में दिशा होती है और वेग में भी दिशा होती है। तो इसे आप विस्थापन कह सकते हो। विस्थापन बटे समय क्या होगा? वेग, और उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसके अंदर तो इसका तो वेग का तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, और ये एक T और बच गया, इसका भी क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। ये भी प्रति में जुड़ेगा तो यहाँ पर सेकंड की स्क्वायर हो जाएगी, और जो त्वरण का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, अब हम इसमें कुछ देखेंगे, एक समान त्वरण क्या होता है, एक समान गति क्या होती है, उसके ग्राफ के निरूपण हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ, क्योंकि हमसे सीधे सीधे ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, समय और वेग के सापेक्ष में ग्राफ है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतनी चीज़ों का पता लग गया तो आपको ग्राफ भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो एक बार मैं इसे सबको इरेज कर देता हूँ। जैसे आपको परीक्षा में क्या है, कुछ ग्राफ मिलेंगे और उनसे सीधे आपसे क्या है कि क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ये होंगे समय वेग ग्राफ। समय और वेग के सापेक्ष में दोस्तों आपको परीक्षा में जो ये क्वेश्चन है ग्राफ वाले वो पूछे जाते हैं, और वो किस प्रकार के होते हैं वो क्वेश्चन आपको मैं अभी पर यहीं पर बता देता हूँ। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है इधर, और ये इसका सेंट, ये यहाँ पर क्या है कि कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो एरो है ये हमारे समय को दर्शाता है, और जो ये एरो है ये हमारे वेग को दर्शाता है।
जैसे यहाँ पर हमने मान लिया 5 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 15 सेकंड, यहाँ पर 20 सेकंड, और ये मान लिया हमने 50 की स्पीड वेग, ये 50 वेग है, ये 100 का वेग है, ये 150 का वेग है, ये 200 का वेग है। तो इस प्रकार से कुछ दिया होगा और आपको क्या होगा दोस्तों, ऐसे ग्राफ देंगे और उसके अंदर क्या है, यूं एक एरो दे दिया ये। अब ये पूछेंगे कि ये कौन से किस चीज़ को बता रहा है कि इसमें वेग किस वेग है और समय है, उसके सापेक्ष ऐसा आपको एक ग्राफ दे देंगे और ये बताएंगे कि वेग और समय के सापेक्ष जो ये प्रदर्शित कर रहा है वो बताइए कि ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही आपको क्या करेंगे, ऐसे देंगे, ये x होगा, ये y होगा, ये होगा, एक u दे देंगे। अब ये वो इसके बारे में पूछ लेंगे कि ये समय है और ये वेग है। अब ये आपको क्या प्रदर्शित हो रहा है इसके अंदर कि ये ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पूछ लेंगे। तीसरा हमसे ये पूछ लेंगे यूं, तीसरा हमसे यूं पूछ लेंगे, यूं ऐसे दे दिया, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर x दे दिया, ये y दे दिया, ये से। अब ये जो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, इन तीनों के बारे में हमसे समय और वेग के सापेक्ष पूछा जाता है। ये वेग है ऐसे, ये समय है। अब ये बताइए कि ये एरो किस चीज़ को शो कर रहा है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। ये देखेगा दोस्तों, ये एक समान वेग को प्रदर्शित कर रहा है। एक बार मैं इसे ही रेज कर देता हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए, इसे बड़ा बना लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यूं किया और ये यूं किया, ये यहाँ x, ये y। अब इसके अंदर ये दोस्तों हमारे t को दर्शा रहा है, ये t को दर्शा रहा है यानी समय को, और ये वेग को दर्शा रहा है ऊपर की ओर वेग, और ये समय है ये इस तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ से आपको ऐसे एरो बनाकर दे दे इसमें, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ये हमारे एक समान वेग को प्रदर्शित कर रहा है, एक समान समय को प्रदर्शित कर रहा है, या सरल रेखीय गति को प्रदर्शित कर रहा है, ये पूछा जाएगा। तो ये एरो है, ये एक समान वेग को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों। वो कैसे, जैसे यहाँ पर टाइम है वो 5 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 15 सेकंड और यहाँ पर 20 सेकंड, और यहाँ पर इसकी स्पीड मान लेते हैं हम 50 मीटर प्रति सेकंड वेग की, और यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर 150 और यहाँ पर हम मान लेते हैं 200 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हुआ दोस्तों, अब ये 5 सेकंड के ऊपर जो गाड़ी की स्पीड है इसकी, तो ये यहाँ पर देखेगा यूं 5 सेकंड के ऊपर कितनी है, 200 मीटर प्रति सेकंड है, और 10 सेकंड के बाद भी क्या है, 200 मीटर प्रति सेकंड है। 15 सेकंड के बाद भी हम यूं जाएंगे तो ये 200 मीटर ही है, और ये 20 सेकंड के बाद भी यूं जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या है दोस्तों, 200 मीटर ही है। तो अगर ऐसा हो रहा है, एक सीधी लाइन है वो बन रही है, तो मतलब एक समान वेग को दर्शा रहा है, मतलब गाड़ी की स्पीड है वो समान वेग से चल रही है। तो ये एक समान वेग को क्या है दोस्तों, ये ग्राफ हमें दर्शा रहा है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, ऐसे ही ये मान लेते हैं 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 है और ये 20 सेकंड है। यहाँ पर स्पीड है वो 50 है, ये 100, यहाँ पर हमने मान लिया 100 है, यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 200 मीटर प्रति सेकंड है। ये इसका वेग है और ये इसका समय है जो इधर की ओर बढ़ रहा है, और वेग ऊपर की ओर क्या है, बढ़ रहा है। तो अब हम देखेंगे ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, 5 सेकंड पर गाड़ी की स्पीड कितनी है, 50, मतलब ये यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 50। 10 सेकंड के बाद देखते हैं हम इसकी स्पीड कितनी हो जाती है दोस्तों, इसकी स्पीड हो जाती है 100, तो ये यहाँ पर बनेगी 100। तो ये लाइन है वो थोड़ी तिरछी खिंच गई है दोस्तों, एक बार इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आपको बनाकर दिखाता हूँ ये लाइन बनी कैसे है। उसके बाद 150 के ऊपर देखते हैं हम, 15 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है दोस्तों 150, ये 150, और 20 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है दोस्तों 200, ये कितनी हो गई 200। तो ऐसे देखेगा, इन सबको मिलाइएगा तो एक सीधी रेखा बनती है। तो मतलब ये एक समान त्वरण को दर्शा रहे हैं, न कि एक समान गति को, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक्सेलरेशन तो हो रहा है
हर सेकंड क्या है कि बराबर एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इसका जो त्वरण है, जो वेग है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों वो समान रूप से हो रहा है। जैसे 5 सेकंड में 50 की स्पीड है तो 10 सेकंड में 100 की स्पीड हो रही है, 15 सेकंड में इसकी स्पीड है वो 150 हो रही है। तो मतलब इसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड किसे कहते हैं, वेग को। और वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। मतलब इसके जो वेग है उसमें परिवर्तन हो रहा है 100 से 150, 150 से 200, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो ये एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है ऐसे एक लाइन में। उसके बाद हमारे सामने ये है तीसरा ग्राफ है। यहाँ पर भी मान लिया हमने 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड, और यहाँ पर हमने मान लिया 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये मान लिया 100 और ये मान लिया हमने 150 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड है। तो 5 सेकेंड की स्पीड पर हम देखते हैं यहाँ पर इसका वेग है दोस्तों वो लगभग क्या है कि 150 के समान है। यहाँ पर 150 के समान, यहाँ पर देखिएगा 5 सेकेंड के ऊपर इसकी स्पीड है वो यहाँ पर मान लीजिए 140 के समान है। और यहाँ पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रही दोस्तों, अचानक से वो कम हो रही। यहाँ पर वो कितनी हो गई, लगभग यहाँ पर हम मान लेते हैं 60 के लगभग इसकी स्पीड आ गई है। और उसके बाद उसकी स्पीड यहाँ पर देखिए लगभग 5 के लगभग आ गई है, 5 मीटर, या ठेठ लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो समय के अनुसार क्या है दोस्तों, स्पीड है इसकी, जो वेग है वो समय के अनुसार घट रहा है। तो ये त्वरण है दोस्तों, जो समय के साथ बढ़ रहा है वेग, तो वो एक समान त्वरण हो गया। लेकिन समय के साथ घट रहा है तो ये अवमंदन हो गया दोस्तों, कि इसका वेग है वो समय के साथ बहुत तेजी से घट रहा है। तो ये कौन सी स्थिति होगी, ये अवमंदन की स्थिति होगी। तो समय में एक ग्राफ को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आए, अब ग्राफ का तो कम से कम क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं। वो एक बार मैं इरेज करता हूँ और फिर बताता हूँ आप गलत क्यों नहीं करोगे। जैसे आपके सामने अब कोई भी ग्राफ दे दे, जैसे ये ग्राफ दे दिया और इसमें कुछ u बना दिया, u बनाकर दे दिया आपको, या u बना दिया u। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये वेग है, ये समय है। तो एक बार देखते हैं हम वेग की स्थिति। यहाँ पर हमने कुछ भी वेग मान लिया और यहाँ पर कुछ भी, कोई भी एक बार 0 सेकेंड है, इसके ऊपर इसका वेग है। तो जैसे हमने यहाँ पर 50 मीटर मान लिया, 50 मीटर, तो और यहाँ पर देखिएगा ये 50 मीटर लगातार कहाँ तक चल रही है। जैसे यहाँ पर 1 है, 0 है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, कुछ भी मान लीजिए एक बार, और ये 50 है। तो ये देखिएगा एक सेकंड के बाद तुरंत क्या हो जाता है दोस्तों, 1 सेकंड पर तो समान वेग से चल रही है, और 1 सेकंड के बाद क्या होगा दोस्तों, तुरंत ये नीचे की ओर आ रही है। इसकी स्पीड जैसे यहाँ पर हमने मान लिया 25, तो इसकी स्पीड है यहाँ पर 25, यानी कि आधी हो जाती है, अचानक आधी हो जाती है। और दूसरी सेकंड के बाद ये क्या होता है दोस्तों, 1 सेकंड के बाद अचानक बढ़ने लगती है, और ये क्या है कि लगभग 3.5 सेकंड के लगभग या 3 सेकंड के लगभग दोस्तों ये फुल फिर से वहीं पहले वाली स्थिति में आ जाती है। ये देखिएगा ऐसे, ये 3 सेकंड के ऊपर क्या हुआ दोस्तों, फिर से 50 मीटर के ऊपर आ गई, यहाँ पर ये 25 मीटर के ऊपर आ गई थी। तो इसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें क्या करेंगे, पहले वस्तु समान वेग से चल रही है, फिर वो अचानक उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, और फिर उसका वेग क्या हो रहा है दोस्तों, अचानक घट रहा है, फिर अचानक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार कोई भी ग्राफ आपके सामने आ जाए तो अब आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आप कैसे भी पूछ ले आपको हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों गति के समीकरण और जो गति के नियम है वो हमारा पार्ट है वो बच गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपलोड वाली वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी मेरे सामने की अपलोड की स्पीड हमारी यहाँ पर तेज़ है नहीं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गति के समीकरण और जो गति के नियम हैं वो इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।